हेलो स्टूडेंट, मैं मनीष मालवीय अनवीरा ऑनलाइन स्कूल क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे क्लास 11th की जो एग्रीकल्चर कृषि विज्ञान है, जिसमें अपना लेसन चल रहा था। तीसरा जो लेसन है मृदा, उसके बारे में अपन ने पिछले वीडियो में कुछ पढ़ा था। ये हमारा दूसरा वीडियो और पिछले वीडियो में अपन ने मृदा के बारे में बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त की थी। मृदा संगठन के बारे में अपन ने पढ़ा। फिर मृदा संगठन में 4 भाग होते हैं। एक तो जीवांश पदार्थ, खनिज पदार्थ, जल एवं वायु। इन चारों भागों के बारे में अपन ने पढ़ा। आज फिर मृदा के 3 मुख्य कण होते हैं, बालू, सिल्ट और मृत्तिका। बालू, सिल्ट और मृत्तिका। इस बालू, सिल्ट और मृत्तिका से मिलकर एक विशेष अनुपात में इन तीनों को अगर मिलाया जाए तो एक गठन बनता है, जिसे मृदा गठन वर्ग या मृदा वर्ग गठन कहते हैं। ठीक है, यहां तक अपन ने पढ़ा था कल पिछली क्लास में, क्योंकि बीच में अपनी 3-4 दिन क्लासेस आई नहीं कारणवश कोई। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे प्रमुख मृदाओं के बारे में कि प्रमुख प्रकार की मृदाएं कौन कौन सी होती हैं। खास मृदाएं, उनके बारे में अपन पढ़ेंगे और जानकारी प्राप्त करेंगे। तो प्रमुख मृदाएं शुरू करते हैं अपन आज। प्रमुख मृदाएं, प्रमुख मृदाएं क्या क्या है देखिए, जिसमें पहली है हमारी बालू। बालू मिट्टी है वो कौन से रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, नमी व समुद्र के किनारे, जहां नदी और समुद्र होता है उनके किनारे और रेगिस्तानी क्षेत्र में बालू मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी में क्या होता है, जो जीवांश पदार्थ होता है और चिपचिपेपन का अभाव होता है, अर्थात भुरभुरी होती है, एकदम सूखी टाइप की मिट्टी होती है। ना तो कोई चिपचिपा पदार्थ होता है जिससे कि उनके कण आपस में जुड़ सके, ना ही कोई जीवांश पदार्थ होता है। ठीक है, जल धारण क्षमता बहुत ही कम होती है, जल को धारण करने की क्षमता नहीं होती इस मिट्टी पर। जैसे ही पानी गिरता है वो सोख कर जमीन के गुरुत्वीय जल में चला जाता है, अर्थात जमीन के अंदर वाले जल में चला जाता है। ठीक है, तो देखिए बालू मिट्टी पहली है हमारी बालू। बालू मिट्टी में क्या होता है, यह कहां पाई जाती है, यह रेगिस्तानी क्षेत्र, नदी व समुद्र के किनारे पाई जाती है। नदी व समुद्र के किनारे पाई जाती है। यह नदी व समुद्र के किनारे पाई जाती है। दूसरी चीज हमने पढ़ी, इसमें चिपचिपेपन और जीवांश पदार्थ का अभाव होता है। इसमें चिपचिपेपन व जीवांश पदार्थ का अभाव होता है। चिपचिपेपन व जीवांश पदार्थ का क्या होता है, इसमें अभाव होता है। फिर इसकी जल धारण क्षमता बहुत ही कम होती है। इसकी जल धारण क्षमता कम होती है, अर्थात ऊपर की परत मिट्टी, तो ऊपर की परत होती है और उसमें जल धारण की क्षमता बहुत कम होती है, तो पानी कहाँ जाता है, पानी जमीन के अंदर चला जाता है। अब देखिए जो चिकनी मिट्टी होती है, जैविक खाद और बालू, इन तीनों को मिक्स करके अपन खेत, इनका जो मिश्रण होता है, चिकनी मिट्टी, जैविक खाद और बालू, इन तीनों को मिक्स करके इस मिट्टी का उपयोग अपन तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, लौकी आदि उगाने में काम में लिया जाता है। ये कुसुमान कुल की सब्जियों का कुल होती हैं। देखिए चिकनी मिट्टी,
प्लस जैविक पदार्थ प्लस बालू, चिकनी मिट्टी, जैविक पदार्थ प्लस बालू के मिश्रण का उपयोग करके, जैविक पदार्थ प्लस बालू के मिश्रण का उपयोग करके तरबूज, खरबूजा, लौकी, ककड़ी, आदि कुष्मांड कुल की सब्जियां आदि कुष्मांड कुल की सब्जियां उगाई जाती हैं। इन सब्जियों को कुष्मांड कुल की सब्जियां कहा जाता है। ठीक है, ये उगाई जाती है किसका उपयोग करके? एक तो चिकनी मिट्टी प्लस जैविक खाद और उसमें क्या मिला दी जाए? बालू मिट्टी मिला दी जाए। तो ये जो मिश्रण बन रहा है उसमें तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, लौकी आदि की कुष्मांड कुल की सब्जियां बहुत आसानी से उगाई जा सकती हैं। अब इसमें ये मिट्टी ज्यादा उपजाऊ नहीं होती, लेकिन इस मिट्टी में क्या होता है? वन रोपण, वनों को उगाने से और हरी खाद के उपयोग से इसको उपजाऊ बना सकते हैं। वनोरोपण अर्थात वनारोपण व हरी खाद के उपयोग से इसे उपजाऊ बना सकते हैं, उपजाऊ बना सकते हैं, उपजाऊ बनती है। तो ये तो हो गई हमारी किसकी? बालू मिट्टी के बारे में कुछ बातें। अब पढ़ते हैं अपन बलुई मिट्टी। बालू मिट्टी के बाद अपन पढ़ते हैं बलुई मिट्टी। बलुई मिट्टी क्या होता है इसमें देखें। बलुई मिट्टी, बलुई मिट्टी की क्या खासियत है? बलुई मिट्टी में देखिए मृदा में कृषि कार्य सफलतापूर्वक कर सकते हैं अपन। इसमें कृषि कार्य आसानी से हो जाते हैं, अर्थात कृषि का जो कार्य होता है, खेती इसमें आसानी से हो जाती है। जैसे इसमें खेती कौन कौन सी की जाती है? बाजरे की, मूंगफली की, आलू, प्याज आदि की अपन आसानी से खेती कर सकते हैं। इसमें खेती सफलता पूर्वक हो जाती है। और इसमें देखिए बाजरा, मूंगफली, आलू, प्याज की खेती की जाती है। अभी इन मिट्टियों के बारे में अपन पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में कि इनके कण कैसे होते हैं। तो बाकी अब ये नॉर्मल चीजें अपन इन मिट्टियों में पढ़ेंगे। फिर है अगली दोमट मिट्टी, तीसरी है हमारी दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी क्या होती है? अब दोमट मिट्टी में क्या होता है? बालू, सिल्ट और मृतिका की मात्रा लगभग समान होती है। जितनी मात्रा में इसमें बालू पाई जाती है, जितनी में सिल्ट पाया जाता है, उतनी ही मात्रा में इसमें क्या पाई जाती है? मृतिका पाई जाती है। तीनों ही जो कण होते हैं मृदा के अवयव, बालू, सिल्ट और मृतिका, ठीक है, वो तीनों ही इसमें क्या होते हैं? समान मात्रा में होते हैं। ये चमकीली और लचीली होती है। ये क्या होती है? चमकीली व लचीली होती है। अच्छे जल धारण की क्षमता व वातन वाली होती है। इसमें क्या होता है? अच्छा जल धारण होता है। इस मिट्टी में पानी गिरता है तो वो पानी की मिट्टी की ऊपर वाली परत होती है, उसी में बना रहता है। और वातन की क्षमता बहुत होती है, अर्थात वायु का आदान प्रदान बहुत सरलता से
हो जाता है। फसल उत्पादन की दृष्टि से यह सर्वोत्तम मृदा है। अगर फसल उगाने की बात हो तो दोमट मिट्टी क्या होती है? सर्वाधिक उपयोग में लिए जाने वाली सर्वोत्तम सबसे अच्छी मृदा होती है। देखिए इसमें बालू, सिल्ट, मृतिका तीनों एक समान मात्रा में होते हैं। इसमें बालू, सिल्ट और मृतिका क्या होते हैं? एक समान मात्रा में होते हैं। ये चिकनी और लचीली होती है। दूसरी चीज, यह चिकनी व लचीली होती है। ये क्या होती है? चिकनी भी होती है और लचीली भी होती है। जल धारण की क्षमता इसमें अच्छी रहती है। यह अधिक जल धारण क्षमता व वातन वाली होती है। इंपोर्टेंट कह सकते हैं अगली लाइन, कृषि की दृष्टि से सर्वोत्तम मृदा होती है दोमट मिट्टी। यह कृषि की दृष्टि से सर्वोत्तम मृदा है। कृषि की दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा उपयोग में ली जाने वाली मृदा है। फिर है सिल्ट दोमट। अगली मिट्टी है सिल्ट दोमट। तीसरी चौथी हमारी सॉरी सिल्ट दोमट। सिल्ट दोमट में क्या होता है? देखिए सिल्ट दोमट में शुष्क होने पर मृदा के जो ढल्ले बनते हैं, ठेले अपन देखते हैं जो हाथ से बनाते हैं, ये जब सूखी होती है तो इसके मृदा के ठेले बनते हैं, वो सरलता से टूट जाते हैं। ठीक है, आसानी से वो ठेले टूट भी जाते हैं। जैसे अगर कोई मिट्टी ली, अगर ये सिल्ट दोमट मैंने आराम से ऐसे हाथ में लेकर उसको घुमाए तो एक ठेले की तरह बन जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो मजबूत बनेगा, पूरा कठोर होगा, नहीं, जब चाहे वो आसानी से टूट भी सकता है। शुष्क व आर्द्र ये दोनों दशाओं में दबाने व वांछित आकृति बना लेते हैं। चाहे ये भले शुष्क हो, चाहे इसमें थोड़ा सा पानी हो, अर्थात आर्द्र हो, गीली मिट्टी हो, दोनों ही स्थितियों में हम क्या करते हैं? इसको वांछित स्थितियों में बदल सकते हैं। अर्थात गीली मिट्टी या सूखी मिट्टी को अपन दबाकर कोई भी आकृति का बना सकते हैं। जल धारण क्षमता बहुत ही अच्छी होती है, इनकी भी जल धारण क्षमता अच्छी होती है और कृषि के लिए इसको अपन अच्छी मृदा कह सकते हैं। ठीक है, शुष्क होने के कारण ठेले ढेले बनते हैं तथा शुष्क होने के कारण क्या होते हैं? ढेले बनते हैं तथा सरलता से टूट भी जाते हैं। आसानी से क्या होता है? ये टूट भी जाते हैं। आर्द्र व शुष्क दोनों स्थितियों, आर्द्र व शुष्क दोनों स्थितियों में दबाने पर वांछित आकृति बनती है।
दबाने पर क्या होता है, वांछित आकृति बनती है। इसकी जल धारण क्षमता अच्छी, ये कृषि के लिए ये अच्छी मृदा है। कृषि के लिए है बहुत ही अच्छी मृदा है। स्क्रीनशॉट लें इसका आप। तो ये तो अपन ने 4 मृदाओं के बारे में पढ़ा। अब पढ़ेंगे सिल्क दोमट। अगली मृदा है हमारी सिल्क दोमट के बारे में। देखिए 5 ही मृदा है हमारी। सिल्क दोमट। सिल्क दोमट में क्या होता है, देखें सिल्क दोमट में क्या होता है, ये महीन कणों वाली मृदा होती है, बारीक बारीक कण पाए जाते हैं बिल्कुल इसमें, ठीक है। महीन कणों वाली मृदा है, पर्याप्त इसमें ये चिकनी भी होती है, चिकनाई पाई जाती है इसमें पर्याप्त मात्रा में, ठीक है। आर्द्र मृदा से इसे स्थायी आकृतियां हम बना सकते हैं। इसको गीला करके अपन कुछ आकृति बना सकते हैं, जैसे मूर्तियां बनाते हैं या कुछ खिलौने बनाते हैं, तो वो स्थायी आकृति होती है, अर्थात गीला होने के बाद इसकी आकृति बना दी, फिर जब वो सूख जाती है तो वो स्थायी बन जाती है, ठीक है। इसमें धान गन्ना की फसलें बड़ी आसानी से उगाई जाती हैं। तो देखिए यह महीन कणों वाली मृदा है। इसमें पर्याप्त मात्रा में चिकनाहट पाई जाती है। पर्याप्त मात्रा में इसमें क्या पाई जाती है, चिकनाहट पाई जाती है। आर्द्र मिट्टी से स्थायी आकृति बना सकते हैं। आर्द्र मिट्टी से क्या कर सकते हैं, स्थायी आकृति अपन बना सकते हैं, ठीक है। इसमें गन्ना गन्ना और धान की फसलें सरलता से उगा सकते हैं। गन्ना व धान की फसलें सरलता से उगाई जा सकती है। देखिए सिल्क दोमट तो अपन ने चौथी पढ़ी थी। इस मिट्टी का नाम है मृत्तिका दोमट, सॉरी क्या नाम है इसका, मृत्तिका दोमट। मृत्तिका दोमट मिट्टी इसका नाम है, ठीक है। तो ये तो थी मृत्तिका दोमट के बारे में। अब मृत्तिका के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। ये महीन गठन वाली मृत्तिका भी होती है मिट्टी, वो महीन गठन वाली होती है। यह महीन गठन वाली मृदा है, महीन गठन वाली मृदा है, ठीक है। इसमें क्या होता है,
ये आर्द्र अवस्था में चिपचिपी व लचीली होती है, अधिक लचीली होती है। जब आर्द्र होती है, गीली होती है, आर्द्र अवस्था में चिपचिपी व अधिक लचीली होती है। आर्द्र अवस्था में क्या होती है? चिपचिपी व अधिक लचीली होती है। अब ये मिट्टी जब आर्द्र होती है, इस मिट्टी में क्या हल होता है? वो बड़ी मुश्किल से चलता है, भारी चलता है। भारी चलने के कारण इस मिट्टी को भारी मृदा कहते हैं। नोट, इसमें हल भारी चलता है, इसलिए इसे भारी मृदा कहते हैं। इसलिए इसे क्या कहते हैं? भारी मृदा कहते हैं। ये देर से सूखती है, ये मिट्टी बहुत देर से सूखती है। अर्थात जल धारण क्षमता क्या है? बढ़िया है, सूखती लेट है, देर से सूखती है और जल निकास ठीक नहीं होने पर फसलें देरी से पकती, क्योंकि सूखा होना भी जरूरी है। तो जल का निकास देर से सूखने के कारण, और अगर देर से सूखती है और साथ में खेत में अंदर पानी भर गया है, ठीक है, इस मिट्टी के ऊपर पानी भर गया और उसका पानी निकलने की सही व्यवस्था नहीं हो तो फसलें क्या होती है? देर से पकती है। यह देर से सूखती है तथा जल निकास व्यवस्था ढंग से नहीं होने के कारण फसलें देर से पकती हैं। देर से पकती हैं, ठीक है। इसमें जो जीवांश खाद होती है, जीवांश खाद के उपयोग से इसकी जल धारण क्षमता क्या होती है? बढ़ती है तथा वायु संचार भी क्या होता है? बढ़ता है। जीवांश पदार्थ के उपयोग से जल धारण क्षमता व वायु संचार बढ़ता है। वायु संचार क्या होता है? इसमें बढ़ता है। ये थी हमारी मृत्तिका के बारे में कुछ बात। अब अपन पढ़ते हैं सिल्ट के बारे में। एक आखिरी मृदा है हमारी साथी सिल्ट। सिल्ट क्या होती है? कृषि के लिए इसका जो कणवर्ग होता है वो उपयोगी है। इसके अंदर, इस सिल्ट के अंदर जो मिट्टी के कण पाए जाते हैं, सिल्ट के कण होते हैं, वो कृषि के उपयोग के लिए, कृषि खेती करने के लिए उपयोगी हैं, ठीक है। और इस मिट्टी में जो फसलें उगाते हैं उससे बढ़िया उत्पादन होता है, उपज बढ़िया होती है। कृषि के लिए कणवर्ग उपयोगी है, उपयोगी है। इसमें अब कणवर्ग उपयोगी है और इसमें क्या होता है? इसमें फसल की उपज, या इसे कह सकते हैं अपन उत्पादन, अच्छा होता है। क्या होता है? उत्पादन अच्छा होता है। उत्पादन अच्छा होता है। तो ये तो थी हमारी विभिन्न प्रकार की मिट्टियों की बातें। अब पढ़ते हैं मृदा का गठन का महत्व। ये जो मृदा का गठन होता है, बालू, सिल्ट, मृत्तिका, इनका जो महत्व क्या
होता है, वो पढ़ेंगे अपन। हम अपनी किताब में टॉपिक के हिसाब से चल रहे हैं, किताब में कौन सा टॉपिक किस के आगे क्या है उसी हिसाब से चल रहे हैं। तो एक तरफ से हम पूरी किताब को पढ़ेंगे, ठीक है। तो मृदा गठन का महत्व क्या है, पहले देखिए। मृदा गठन का महत्व, मृदा गठन का महत्व क्या है? मृदा कणाकार भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रखती है। मृदा के जो कण होते हैं वो भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रखते हैं। अगर मृदा, सिल्ट, बालू, ठीक है, ये बालू, सिल्ट, मृतिका, इन तीनों में से अगर एक के भी कमी हो तो वो मिट्टी उपजाऊ नहीं रहेगी, उसमें उर्वरक क्षमता की कमी आ जाएगी। फसलों को पोषण देने में भी सहायक होती है। जो मिट्टी होती है मृदा का गठन, वो फसलों को उचित पोषण देने में भी सहायक होती है। मृदा में उपयुक्त नमी रहती है। अगर मृदा का गठन सही प्रकार से हो तो क्या होता है, मृदा में नमी बनी रहती है। देखिए क्या है महत्व। महत्व यह है कि मृदा कणाकार भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाती है। पहला महत्व, मृदा कणाकार भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाती है। मृदा कणाकार भूमि की उर्वरा शक्ति को क्या करती है, बढ़ाती है, ठीक है। पोषण देने में सहयोग करती है। दूसरा है फसलों को पोषण देने में सहयोग करती है। सहयोग करती है। फसलों को पोषण देने में क्या करती है, यह सहयोग करती है। इससे मृदा में उपयुक्त नमी रहती है। इससे मृदा में उपयुक्त नमी रहती है। इसमें मृदा में क्या होती है, इससे मृदा में क्या होती है, उपयुक्त नमी बनी रहती है। अधिक वायु संचार व ताप रहता है, ठीक है। वायु संचार और तापमान नियंत्रित में रहता है। उचित रहता है, उचित वायु संचार व ताप रहता है। उचित वायु संचार व ताप रहता है। वायु का संचार अच्छे से होता है, मृदा के गठन अगर अच्छा हो तो, ठीक है, और ताप भी बढ़िया बना रहता है। मृदा मुलायम और भुरभुरी रहती है। मृदा के गठन में अगर तीनों ही क्या हो, तीनों ही कण मौजूद हो, मृतिका, सिल्ट और बालू, तो क्या होता है, मृदा भुरभुरी रहती है, मुलायम तथा भुरभुरी रहती है। मृदा मुलायम तथा भुरभुरी रहती हो, भुरभुरी रहती है, भुरभुरी रहती है, ठीक है। जल धारण क्षमता इनकी अच्छी रहती है। जल धारण क्षमता अच्छी रहती है। जल धारण क्षमता क्या रहती है, अच्छी रहती है, ठीक है। फिर मृदा की संरचना, ये तो मृदा गठन का महत्व हो गया। अब पढ़ेंगे अपन मृदा की संरचना के बारे में कुछ बात। तो देखिए मृदा की संरचना के बारे में क्या खास बात है। प्राथमिक कण, बालू, सिल्ट और मृतिका को क्या कहते हैं, प्राथमिक कण कहते हैं। और समुच्चय को, प्राथमिक कण और समुच्चय को किसी
प्राथमिक कण व समुच्चय को किसी प्रतिरूप में व्यवस्था को क्या कहते हैं? मृदा संरचना कहते हैं। मृदा संरचना। जो प्राथमिक कण कौन कौन से? बालू, सिल्ट व मृतिका तथा समुच्चय। प्राथमिक कण बालू, सिल्ट व मृतिका तथा समुच्चय को किसी प्रतिरूप में व्यवस्था की किसी प्रतिरूप में व्यवस्था मृदा संरचना कहलाती है। मृदा संरचना कहलाती है। ठीक है। प्राकृतिक रूप से बने पुंज को ठेला कहते हैं। जो प्राकृतिक रूप से बनते हैं, अपन तो हाथ से अगर बनाते हैं उसे ठेला नहीं कहते हैं, लेकिन जो प्राकृतिक रूप से बड़े बड़े पुंज बन जाते हैं आराम से जमकर, ये क्या हो जाती है? आपस में चिपक जाती है और ठेले बन आकृति ले लेती है कुछ, उसे अपन क्या कहते हैं? ठेले कहते हैं। प्राकृतिक रूप से बने पुंज को ठेला कहते हैं। ठेला कहते हैं। देखिए, मृदा कणा के व्यवस्थापन को भी अपन मृदा संरचना कहते हैं। मृदा के जो विभिन्न कण होते हैं उनकी व्यवस्था को अपन क्या कहते हैं? मृदा संरचना कहते हैं। मृदा कणों की व्यवस्थापन को मृदा संरचना कहते हैं। क्या कहते हैं? मृदा संरचना कहते हैं। ये तो मृदा संरचना के कुछ बारे में बात है। फिर मृदा के प्रकार के संरचना के आधार पर संरचना के प्रकार क्या है? घोल है, प्लेट जैसी मृदा है, कैसी मृदा है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। मृदा संरचना के बारे में स्क्रीनशॉट ले पहले आप इसका। देख, मृदा संरचना के प्रकार। मृदा संरचना के प्रकार। अब मृदा संरचना के क्या क्या प्रकार है? संरचना कैसी हो सकती है? गोल, प्लेट जैसी, इस प्रकार से संरचना के प्रकार हैं। तो देखिए, गोलाकार, 4 प्रकार की मृदा संरचना के प्रकार होते हैं। कौन कौन से अभी देखते हैं। पहली है गोलाकार, ठीक है। दूसरी है खंड सदृश्य। पहली है गोलाकार, पहली मृदा का संरचना का प्रकार होता है गोलाकार, अर्थात मृदा की संरचना के तो कण कैसे होते हैं? गोल होते हैं। दूसरा है खंड सदृश्य।
खंड सदृश्य। ठीक है। तीसरी है त्रिपार्श्व या प्रिज्मीय। त्रिपार्श्व या प्रिज्मीय, त्रिपार्श्व या प्रिज्मीय। ठीक है। और चौथी है प्लेट सदृश्य। चौथी है हमारी प्लेट सदृश्य, प्लेट जैसी संरचना वाली। ठीक है। प्लेट सदृश्य। फिर अब गोलाकार को भी दो दो भागों में बांटा गया है सबको। ठीक है। कौन कौन से देखिए, गोलाकार या तो कणीय गोलाकार होगी या मृदु कणीय गोलाकार क्या होंगे, या तो कण के आकार कठोर कणीय होंगे या मृदु कोमल कण। दो भागों में बांटा है इसको, या तो कणीय या होगी मृदु कणीय। फिर खंड सदस्य। खंड सदस्य में कैसे होंगे, कोणीय खंडीय या उपकोणीय खंडीय मृदा होगी। कोणीय खंडीय या उपकोणीय खंडीय। ठीक है। पार्श्व त्रिपार्श्व या प्रिज्म में क्या होगा, ये भी दो प्रकार की, प्रिज्मीय और दूसरी त्रिपार्श्व। दो प्रकार की मृदाएं होती हैं। सॉरी, त्रिपार्श्व में स्तंभी होगा। त्रिपार्श्व और प्रिज्म तो इसके नाम है वो भी एक ही जैसे, अगर दोनों ही एक, फिर तो त्रिपार्श्व और प्रिज्म तो एक ही होते हैं। ठीक है। फिर प्लेट सदस्य में देखिए, एक तो प्लेटी और दूसरा है स्तरीय। स्तरीय और दूसरा है प्लेटी। प्लेट जैसे एक स्तर की तरह एक के ऊपर एक, और दूसरा प्लेट की तरह वो एक दूसरे पर परतों की तरह होती है। आगे देखिए, तो अब इसके बारे में, ये तो मृदा की संरचना के बारे में हो गया। अब इसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे एक एक चीज के बारे में। सबसे पहले है अपन गोलाकार संरचना। मृदा की जो संरचना है, सबसे पहले गोलाकार। गोलाकार संरचना। अब इसमें क्या होते हैं, सभी कणपुंज गोल आकार के होते हैं। कण के समूह फलक वक्रित व अनियमित होते हैं। ठीक है। इनके सभी कण क्या गोलाकार होते हैं, और कण के जो फलक होते हैं वो वक्रित होते हैं, अर्थात मुड़े हुए होते हैं। फलक सतह वक्रित होती है और अनियमित आकार के होते हैं। प्रत्येक कण का आकार अलग अलग होता है। इसमें कणपुंज के कण गोलाकार व कण के समूह फलक व कण के समूह फलक वक्रित व अनियमित होते हैं। वक्रित व अनियमित होते हैं। सभी कणों की लंबाई जो होती है वो समान होती है। कणों की लंबाई सबकी समान होगी, आकार अनियमित हो सकता है। सभी कणों की लंबाई लगभग समान होती है। सभी कणों की लंबाई लगभग क्या होती है, इसमें समान होती है। अब इन गोलाकार कणों को हमने दो भागों में बांटा, हमें पता है कौन कौन से, कणीय और मृदु कणीय। तो देखिए, गोलाकार को अपन ने कितने भागों में बांटा है, दो भागों। एक कणीय और दूसरा है मृदु कणीय।
कणी और दूसरा है मृदु कणी। इसमें कणीय में क्या होता है, कण रंध्रीय होते हैं, अर्थात कणों के बीच क्या होती है, जगह होती है। ठीक है। और कण का आकार क्या होता है, 1 से 10 मिलीमीटर आकार के होते हैं। अधिक जीवांश पदार्थ वाली मृदा में पाए जाते हैं। गोलाकार कण किस में पाए जाते हैं, किस मिट्टी के कण ज्यादा होते हैं, जिसमें जीवांश पदार्थ की मात्रा अधिक हो। इसमें कण रंध्रीय होते हैं, कणों का आकार 1 से 10 मिलीमीटर होता है। ये कण, ये संरचना किसमें पाई जाती है, यह संरचना अधिक जीवांश पदार्थ वाली मृदा में पाई जाती है। ठीक है। फिर है कण मृदु कणीय में। इसमें तो 1 से 10 मिलीमीटर आकार के कण होते हैं, इसमें 1 से 5 मिलीमीटर आकार के कण होते हैं। और इसमें क्या होता है, रंध्र बहुत ही अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जिसे बहुत आसानी से टूट जाते हैं। देखें, कण 1 से 5 मिलीमीटर आकार के होते हैं। कण क्या होते हैं, 1 से 5 मिलीमीटर आकार के होते हैं। अगला है, इसमें अधिक रंध्र पाए जाते हैं, जिससे ये सरलता से टूट जाते हैं। सरलता से क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। फिर है हमारा खंड सदृश्य। स्क्रीनशॉट ले इसका। तो आज अपन ने मृदा के बारे में कुछ अच्छी चीजें पढ़ी, जिसमें मृदा के प्रकार और मृदा गठन के महत्व और मृदा संरचना के बारे में अपन ने शुरुआत की, जिसमें गोलाकार मृदा संरचना में 4 चीजें, एक तो गोलाकार संरचना होती है, एक खंड सदृश्य होती है, ठीक है, एक खंड सदृश्य, एक त्रिपार्श्व या प्रिज्मीय होती है, और एक प्लेट सदृश्य होती है। इनमें से अपन ने गोलाकार को कंप्लीट किया। आने वाली क्लास में अपन आगे खंड सदृश्य, प्लेट सदृश्य और प्रिज्मीय प्रकार की मृदाओं के बारे में पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं जो भी आज अपन ने पढ़ा है वो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अपन अगली क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।